हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मोहक अग्रवाल। बच्चों, मैं आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूँ केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने जाएंगे एक छोटे से टॉपिक पे, बट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है फजान्स रूल। है टॉपिक बहुत छोटा ही है, बट इस पे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बन के आता है। टॉपिक बहुत सिंपल है, बट आप लोग ढंग से इसे सुनते नहीं है, इसीलिए थोड़ा, या रीड करने पे इतना इजीली हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। और 11th वाले बच्चे हैं आप, जो भी हैं नए नए, वो थोड़े वैसे भी थोड़े लीनियंट होते हैं अपनी 11th को लेके। बट अगर आप ये वीडियो ढंग से सुनेंगे तो डेफिनेटली एक एक पॉइंट ढंग से दिमाग में छप जाएगा। खुद भी नहीं लिखोगे ना, केवल मेरी वीडियोस देख लोगे, तब भी आपकी केमिस्ट्री इतनी बेहतरीन करा दूंगा मैं, मेरी गारंटी है, नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके। बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। अगर ढंग से थोड़ा टाइम दे दिया इस वीडियो को, या इन वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ जितनी भी, उनको अगर आपने थोड़ा भी टाइम दे दिया अपने बिजी शेड्यूल से, तब भी आपका सब्जेक्ट पूरा इजीली कॉपी पे उतर के आ जाएगा। क्लियर है? बस थोड़ा काम आपको करना है, नोट्स बनाते चलना है जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो जब तक अपने हाथ से नहीं लिखी जाती है ना चीज़ें, तब तक इतने अच्छे से याद नहीं होती हैं। क्लियर है? तो मैं तो बता रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को देख के समझ भी जाओगे, नो डाउट, बट एक बार आप अपने पेन से उसको कॉपी पे नोट डाउन करेंगे तो डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना कर लोगे, मोर देन इनफ है, सफिशिएंट नहीं बोल रहा, मोर देन इनफ। क्लियर है? हाँ या ना? तो शुरू करने जा रहा हूँ। फजान्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, थोड़ा अच्छे से कंसंट्रेशन लगाकर सुनना, दिमाग लगाना बोर्ड पे सारा का सारा, इधर उधर की बातें थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, जितने टाइम के लिए वीडियो चल रही है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं फजान्स रूल के साथ। और हाँ, एक बात और, जैसा कि मैं पिछले सेशंस में पढ़ा चुका हूँ आपको, आयनिक बॉन्ड और उससे जो कंपाउंड बनते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, उसी का ही पार्ट है फजान्स रूल। असल में ये टॉपिक आयनिक बॉन्ड के लिए ही है। आयनिक बॉन्ड हम बोलते हैं आयनिक कैरेक्टर वाला, बट ये फजान्स रूल उस आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है वो बताता है। असल में बच्चों, आयनिक बॉन्ड पूरा प्योर आयनिक कुछ होता नहीं है, होते हैं थोड़े बहुत। क्लियर है? बट असल में आयनिक बॉन्ड के अंदर भी थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। आयनिक बॉन्ड के अंदर भी थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर, अभी आगे जाके सिखाऊंगा कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो असल में चक्कर क्या रहता है कि जब ये कैटायन एनायन आता है तो वहाँ पे थोड़े बहुत इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में थोड़ी चेंजेस आते हैं, अभी वही पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो जिसकी वजह से जितना आयनिक कैरेक्टर होना चाहिए उतना नहीं होता, इसके अंदर कुछ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो फजान्स रूल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि आयनिक कंपाउंड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर आता है उसके रीजन देता है कौन? फजान्स रूल। क्लियर है? या कोई आयनिक कंपाउंड है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर मिलता है, तो उस कोवेलेंट कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने का काम करता है ये फजान्स रूल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन अच्छा आता है इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। फजान्स रूल क्या है? अब ये रूल कहता क्या है पहले ये तो देखो, तब तो बात करेंगे कि है उसमें करना क्या है आपको आगे जाके। सुनिएगा, दिस रूल governs the covalent character in an electrovalent compound। कंपाउंड कैसा है? आयनिक, बट उसमें देख क्या रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर तो भाई कोवेलेंट कंपाउंड्स का होगा नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के पास भी कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अब इसी को ही समझने के लिए हमें फजान्स रूल की हेल्प लेनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आयनिक कंपाउंड का। क्लियर है? फजान्स रूल देखिएगा, दिस रूल गवर्न्स द कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। एक आयनिक, किसी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है उसको समझाने की कोशिश करता है। कोशिश क्या? हेल्प करता है फजान्स रूल। क्लियर है? अब ये रूल है क्या भाई? आपने ये तो बता दें किसके लिए? बिल्कुल सही है, आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर देखने के लिए। अब है क्या ये रूल? वही तो बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फजान्स रूल के अकॉर्डिंग, स्मॉलर कैटायन ऑफ एन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, क्या? स्मॉलर कैटायन ऑफ एन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। असल में इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं, क्लाउड की फॉर्म में वेव होती है असल में इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्लाउड की फॉर्म में किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमती रहती है सर्कुलर ऑर्बिट्स में, तो वही लिखा है। असल में ऑर्बिट वाला कंसेप्ट तो खत्म हो ही गया, ऑर्बिटल्स होते हैं जो भी कुछ होती है। क्लियर है? चलो सुनो आगे।
अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्मॉलर केटायन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड अट्रैक्ट smaller cation of electrovalent compound attract electron cloud of bigger anion। किसका क्या कंसेप्ट है इसमें, क्या देखना है? इस रूल ने बोला कि किसी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में उसका जो छोटा केटायन होता है वो बड़े एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? उसे अट्रैक्ट करता है। एज अ रिजल्ट एनायन इज डिस्टॉर्टेड और पोलराइज्ड, जिसकी वजह से, किसकी? स्मॉलर केटायन की वजह से, इस अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, किसका? एनायन की वजह से क्या होता है? एनायन की शेप में डिस्टॉर्शन आ जाता है, एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, चेंजेस आ जाते हैं। इस एनायन के शेप में चेंजेस आ जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। तो डिस्टॉर्ट होने की वजह से उसको आप चाहे डिस्टॉर्टेड बोल दीजिए चाहे पोलराइज्ड बोल दीजिए, तो वो दोनों कंसेप्ट एक ही है। क्लियर है? तो क्या बोला गया इस रूल में? इस रूल में बोला गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर जो छोटा केटायन है वो उसी कंपाउंड के बड़े एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, करेगा ही करेगा। और इस अट्रैक्शन की वजह से जो एनायन है उस इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का, उसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है, या फिर वो एनायन पोलराइज्ड हो जाता है। वो एनायन पोलराइज्ड हो जाता है, या फिर वो एनायन पोलराइज्ड हो जाता है। तो वही है कंसेप्ट, तो ध्यान से सुनेंगे। तो इन अदर वर्ड्स, एक और पॉइंट सुनो जरा इसी बात को। इन अदर वर्ड्स देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन विद कैटायन। ठीक है ना? ये कैटायन कर लीजिएगा। तो क्या बोला गया है? इसको हम अलग तरीके से भी बोल सकते हैं कि असल में क्या हुआ है? क्या हुआ है? शेयरिंग हुई है। किसकी? इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। किसके? एनायन के। किसके साथ? कैटायन के साथ। सीधी बात है, इसने डिस्टॉर्ट किया, अट्रैक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अट्रैक्शन इधर आएगा तो इसकी शेप में चेंजेस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? इसकी शेप में चेंजेस, और ये उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ शेयरिंग कर लेगा। क्या कर लेगा? उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ शेयरिंग। तो वही लिखा है। In other words, there is sharing of electron cloud of anion with the cation and electrovalent bond acquires covalent character, जिसकी वजह से इस electrovalent bond में क्या? covalent character आ जाता है। इस electrovalent bond में क्या? covalent character आ जाता है। तो ध्यान से सुनना, जैसे कि एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? एक छोटा कैटायन है, एक बड़ा एनायन है, दोनों की शेप स्फेरिकल है। ठीक है ना? कैटायन में कोई चेंजेस नहीं देखे, हमेशा एनायन में देखे जाते हैं। एक छोटा सा कैटायन है उसी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का, एक बड़ा एनायन है जिसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल। आयनिक कंपाउंड है ये। कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। बट थोड़े टाइम बाद क्या हो गया? पोलराइजेशन हो जाता है। अपने आप होता है, हम थोड़ी कराते हैं। क्या हो जाता है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की वजह से ये क्या? इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इन शॉर्ट इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इस साइड भाग के आ जाएंगे और कम से कम उस साइड रहेंगे। क्लियर है? तो इस स्फेरिकल शेप में क्या, अभी मैं चार्ज नहीं दिखा रहा इसके अंदर, इसके अंदर केवल इलेक्ट्रॉन मेंशन कर रहा हूं मैं। ठीक है ना? क्या हुआ होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। क्लियर है? एनायन है। इसमें क्या हुआ? ये कैटायन जब आया, बैठा, अट्रैक्ट किया कैटायन ने किसको? इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो ऐसा हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरीके से बदल गया, मतलब सारे के सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पॉइंट पे आके इकट्ठे हो गए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पॉइंट पे आके इकट्ठे हो गए और कुछ उधर रह गए। तो इसकी वजह से ऐसा लगता है, जो पहले केवल एक नेगेटिव था पूरा टोटल, अब ऐसा लगता है इसमें दो पोल्स क्रिएट हो गए, माइनस पोल तो इधर और पॉजिटिव पोल इधर। ऐसा लगता है पोलराइजेशन हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड में तो ज़्यादा हो जाती है, एक साइड में कम हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि इस इलेक्ट्रॉन के अंदर दो पोल क्रिएट हो गए। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे नेगेटिव पोल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वहाँ पे पॉजिटिव पोल। तो यही डिस्टॉर्शन हुआ और ये पोल्स क्रिएट हुए। इसी को ही तो पोलराइजेशन कहते हैं। इसी को तो पोलराइज, जहाँ पे केवल एक नेगेटिव पोल था, बट इस कैटायन की वजह से आने से इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ? कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हुए, जिसकी वजह से एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो जहाँ पे डेंसिटी बढ़ गई वहाँ पे ऐसा लगता है माइनस चार्ज है, और जहाँ पे डेंसिटी घट जाती है तो डेफिनेटली ऑपोजिट चार्ज सा जैसा जनरेट हो जाता है। तो
कहाँ एक ही पोल था, अब कहाँ कितने 2 पोल बन गए। क्लियर है। तो ऐसा लगता है कि एनाइन के शेप में, एनाइन के स्फेरिकल कैरेक्टर में थोड़ा डिस्टॉर्शन आ गया, थोड़ा क्या बहुत आ जाता है। ठीक है ना। तो वही बोला गया है फजांस रूल में कि किसी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का छोटा कैटाइन अपने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बड़े एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उस एनाइन की शेप में डिस्टॉर्शन ला देता है या उसको पोलराइज कर देता है, या उसको पोलराइज, जिसकी वजह से अब पहले तो स्फेरिकल था, दूर दूर बैठे थे, अब ऐसा हो गया। अब यहाँ पे कैटाइन होगा, उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपनी आउटर मोस्ट शेल में, इस कैटाइन के पास भी तो होंगे, बट ऐसा फिर क्या होता है, डिस्टॉर्शन आने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन कैटाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड और एनाइन के क्या हो जाती है, पार्शियल शेयरिंग, पूरी नहीं पार्शियल, शायद मेरे ख्याल से तो टच नहीं करते, पार्शियल शेयरिंग, लगभग ऐसा लगता है शेयरिंग सी हो गई, पर शेयरिंग हुई नहीं होती है, ऐसा लगता है शेयरिंग हो गई बट हुई नहीं होती, मान लेते हैं हम लोग। क्लियर है। तो कंप्लीट शेयरिंग होती है तब माना जाएगा ना कोवेलेंट, कंप्लीट शेयरिंग नहीं, थोड़ा दूर रहता है बट ऐसा लगता है कि इसने अपनी इधर इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर दिया, तो शेयरिंग हुई, बट पार्शियल शेयरिंग होती है कंप्लीट शेयरिंग, क्योंकि कंप्लीट हो जाती तो वो तो कोवेलेंट कंपाउंड बन ही जाता, कंप्लीट शेयरिंग नहीं होती, केवल हल्का सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ऐसा लगता है शेयरिंग नहीं होती, ऐसा लगता है कि शेयरिंग हो रही है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कंपाउंड तो इलेक्ट्रोवैलेंट है बट उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है। तो ये है कंसेप्ट फजांस रूल का। क्लियर है। वापस से सुनना, क्या ये रूल क्या गवर्न करता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए फजांस रूल आया। इस रूल में है क्या, इसने बोला कि स्मॉलर कैटाइन किसी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, किसके, उसी खुद के अपने कंपाउंड के बड़े एनाइन के। क्लियर है। तो जब ये काम हो रहा होगा तो क्या हो गया होगा, जिसकी वजह से, इसके अट्रैक्शन की वजह से इस एनाइन की शेप में डिस्टॉर्शन आ गया होगा, या ये एनाइन पोलराइज हो गया होगा, ये एनाइन पोलराइज हो गया होगा, जिसमें इसके अट्रैक्शन की वजह से सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड में इकट्ठा हो जाती है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। तो पहले तो केवल बेचारा नेगेटिव था, अब इधर नेगेटिव जैसा फील होता है उसे, मतलब पॉजिटिव जैसा, तो 2 पोल्स क्रिएट हो गए ना, तो वही लिखा है पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। तो ऐसा लगेगा यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आ गया इसका और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, लगता है केवल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मतलब है मुझे। क्लियर है। ये माइनस प्लस लिखने का मेरा यही मेन रीजन है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो ऐसा लगता है कि पोलराइजेशन हो गया। क्लियर है। हो भी जाता है, क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बदल जाती है, एक साइड, जिस साइड में कैटाइन बैठा है उस साइड में ज्यादा हो जाएगी और जिस साइड से दूर है कैटाइन उस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो इस काम की वजह से हुआ क्या, तो वही लिखा है पोलराइजेशन टेक प्लेस। हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन इज डिफॉर्म्ड, दैट इज इट गेट्स पोलराइज्ड एंड पार्शियल शेयरिंग ऑफ, ऊपर कर दूं मैं जरा से, एंड पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। पार्शियल शेयरिंग बोला, कंप्लीट नहीं बोला, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन इज डिफॉर्म्ड, दैट इज इट गेट्स पोलराइज्ड एंड पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। क्लियर है। पार्शियल शेयरिंग होती है, कंप्लीट नहीं होती, लगता है शेयरिंग हो, कोई नहीं होती एक्चुअल। शेयरिंग होना तो ये हो गया जब 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर कर गए। क्लियर है। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये होता है शेयरिंग। तो ये तो हो गया कोवेलेंट, ये हो गया कोवेलेंट, बट हमें कोवेलेंट थोड़ी, हमें तो कैरेक्टर देखना है कोवेलेंट का, पूरा कोवेलेंट थोड़ी बड़ा है, पूरा कोवेलेंट थोड़ी हुआ है, शेयरिंग होती है ये। तो यहाँ पे पार्शियल शेयरिंग का मतलब लगता है शेयरिंग जैसा पर होता नहीं है एक्चुअल शेयरिंग वो, ठीक है ना। ऐसा कैरेक्टर आ जाता है इसके पास, ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्टॉर्शन हुआ, इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, डेफिनेटली डिस्टॉर्शन, ऐसा लगता है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे बढ़ा, ऐसे इसका तो बढ़ेगा ही, इसका बढ़ाता है वो। चेंजेस तो एनाइन में आते हैं, कैटाइन में कुछ नहीं आते, कैटाइन तो केवल चेंज कराने का काम करता है। तो इन शॉर्ट एनाइन को क्या करा देता है, ये डिस्टॉर्ट, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड में इकट्ठा हो जाता है, एक साइड से कम, पोलराइजेशन हो गया और ऐसा लगता है कि पार्शियल शेयरिंग हुई। और इन शॉर्ट ये सारा काम किसने कराया है, एनाइन ने। तो इन शॉर्ट ये रखता है पोलराइजिंग पावर और इसके पास, एनाइन के पास होती है पोलराइज एबिलिटी, मतलब पोलराइज जो करता है पोलराइज कौन, कैटाइन, उसके पास होगी पोलराइजिंग पावर। सीधी बात है, मैं इसे परेशान कर रहा हूँ तो मैं शैतान हूँ कि वो मैं, तो मेरी शैतानी देखी जाएगी। क्लियर है। तो परेशान कौन कर रहा है, कैटाइन, किसको, एनाइन को, तो इसकी शैतानी देखी जाएगी ना। और बेचारा पीड़ित कौन है, एनाइन, तो उसको शैतान, उसके साथ शैतानी हो रही है तो वो बेचारा दुखी हो जाएगा। तो वही चीज़ है, पोलराइजेशन कौन कर रहा है, कैटाइन, तो इसकी क्या शैतानी देखी जाएगी। शैतानी मतलब पोलराइजिंग पावर, क्या, पोलराइजिंग पावर। क्लियर है। क्या हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर देखी जाएगी, किसकी, कैटाइन की।
अब हो कौन रहा है परेशान बेचारा? एनायन। कौन हो रहा है परेशान? एनायन। तो एनायन की इरिटेशन देखी जाएगी कि उसको हम परेशान कर रहे हैं, वो बेचारा चेत रहा है, तो वो परेशान हो रहा है, हम परेशान कर रहे हैं। कैटायन परेशान कर रहा है, ये परेशान हो रहा है। तो परेशान होने की एबिलिटी, डिस्टॉर्ट होने की एबिलिटी, तो वही कंडीशन है। इसके पास, कैटायन के पास तो आ गई पावर, पोलराइजिंग पावर। इसके पास क्या आ जाती है? पोलराइज एबिलिटी। तो यही समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। परेशान कौन कर रहा है? पोलराइज कौन कर रहा है? कैटायन। हो कौन रहा है पोलराइज? एनायन। परेशान कौन कर रहा है? मैं। हो कौन रहा है परेशान? दूसरा बंदा। क्लियर है? तो मेरे पास क्या होगी? शैतानी वाला कैरेक्टर, और उसके पास क्या होगा? बेचारे के साथ क्या कर रहे हैं हम? परेशान करने वाला कैरेक्टर, उसको होने वाला कैरेक्टर। वो बेचारा कुछ कह ही नहीं पाता है, बस सुन लेता है हमारी। क्लियर है? तो वही चीज़ है। तो कैटायन के पास क्या होती है? पोलराइजिंग पावर। एनायन के पास क्या होती है? पोलराइज एबिलिटी। खुद पोलराइज, खुद चेंज हो जाता है। क्लियर है? खुद के स्ट्रक्चर में चेंजेस ला देता है। तो दिस इज कॉल्ड फजान्स रूल। जब किसी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में उसका छोटा वाला कैटायन अपने ही बड़े वाले एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले और एनायन के शेप में डिस्टॉर्शन ला दे, उसकी वजह से क्या उस इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाए। इस कंसेप्ट को कहते हैं फजान्स रूल। क्लियर है? हाँ या ना? वैसे तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। फजान्स रूल ने तो बताया है क्या? कैटायन कैसा स्मॉल, एनायन कैसा बड़ा। क्लियर है? ये कंसेप्ट है फजान्स रूल के। फजान्स रूल ये नहीं कहता कि पोलराइजेशन की मदद लेता है वो। फजान्स रूल का मतलब ये नहीं कि कैटायन ने अट्रैक्ट किया, एनायन डिफॉर्म हुआ तो वो तो पोलराइजेशन हो गया। बट फजान्स रूल ये बोलता है कि स्मॉल कैटायन अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ लार्ज एनायन। ये दोनों टर्म अलग है, क्योंकि फजान्स रूल ने बताया है कि कब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आता है, कब कोवेलेंट कैरेक्टर कम आता है। तो रूल इसीलिए आते हैं, पता लगाने के लिए कितना आया। पोलराइजेशन कंसेप्ट है, पोलराइजेशन कंसेप्ट है, इस पे वो अपने व्यूज देता है। कौन? फजान्स रूल। इस पे अपने आइडिया बताता है, इस पे अपने रूल्स बताता है। ठीक है ना? वही मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या फजान्स रूल की बात हो गई? क्या स्मॉल कैटायन अपने इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के लार्ज एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो डिस्टॉर्शन आ जाता है एनायन में और पार्शियल ओवरलैपिंग हो जाती है। इस पूरे फिनोमिना को, कैटायन का अट्रैक्ट करना, क्लाउड का डिस्टॉर्ट होना, पार्शियल शेयरिंग होना, इसको कहते हैं कंसेप्ट को पोलराइजेशन। इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। क्लियर है? अब ये पोलराइजेशन एक्सप्लेन कौन करता है? फजान्स रूल। कौन एक्सप्लेन करता है? फजान्स रूल। अब बात आती है कब पोलराइजेशन होता है, किस कंडीशन में पोलराइजेशन ज़्यादा है, किस कंडीशन में पोलराइजेशन कम है, वो सारी कैरेक्टर्स फजान्स रूल के हैं। ठीक है ना? तो कैटायन परेशान कर रहा है, पोलराइज कर रहा है, तो कैटायन के पास क्या हो गई? पोलराइजिंग पावर। एनायन पोलराइज हो रहा है तो उसके पास क्या होगी? पोलराइज एबिलिटी। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें कंफर्म होंगी। चलें आगे सुनेंगे। तो मेरे ख्याल से फजान्स रूल कंप्लीट नहीं हुआ है, समझ में तो आ गया होगा। इसका इंट्रो तो समझ में आ गया कि करना क्या है। कुछ नहीं, पोलराइजेशन पे टिप्पणी दी है। मतलब मेन चीज़ इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये वाला कंसेप्ट समझना पड़ेगा, पोलराइजेशन, जो मैंने समझा दिया। पोलराइजेशन है क्या? जब एक कैटायन अपने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है और एनायन में डिस्टॉर्शन आके पार्शियल ओवरलैपिंग हो जाती है, तो उस कंसेप्ट को हम कहते हैं पोलराइजेशन। किस कंसेप्ट को? जब कैटायन एनायन की शेप में डिस्टॉर्शन या डिफॉर्मिटी ला देता है, तो उस कंडीशन या उस फिनोमिना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। अब करता कौन है? कैटायन, तो उसके पास क्या होगी? पोलराइजिंग पावर। होता कौन है? पोलराइज एनायन, तो उसके पास क्या होगी? पोलराइज एबिलिटी। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने का काम करता है फजान्स रूल। तो वही लिखा है, पोलराइजिंग पावर, पोलराइज एबिलिटी। क्लियर है? हाँ या ना? तो ध्यान से सुनना। पोलराइजिंग पावर किसकी? कैटायन की होती है। किसकी होती है? कैटायन की। याद रखनी है चीजें आपको, कैट आयन की होती है। ठीक है ना? तो है क्या? द पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज द एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। कि मैं उसको परेशान कर रहा हूं तो मेरी शैतानी या मेरी शैतानी वाली पावर जो उसको परेशान कर रही है, तो वही द पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज द एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। क्लियर है? तो किसी कैटायन की वो पावर जो एनायन को डिस्टॉर्ट कर दे। क्लियर है? टू पोलराइज द एनायन। पोलराइज द एनायन मतलब क्या? कि एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच के उसकी शेप में चेंजेस लाना। तो ये किसकी ताकत है? कैटायन। तो उसी पावर को हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइज एबिलिटी, परेशान कौन हो रहा है? बेचारा वो, तो उसकी पोलराइज है। द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज, मतलब टेंडेंसी ऑफ दूसरे बंदे की
कि वो कितना परेशान हो जाता है, ठीक है ना। तो द टेंडेंसी ऑफ एनाइन टू गेट पोलराइज्ड इज कॉल्ड पोलराइज्ड एबिलिटी। क्या? द टेंडेंसी ऑफ एनाइन टू गेट पोलराइज्ड, मतलब दो एनाइन है अगर आपके पास, तो हम देखेंगे अभी कैरेक्टर्स कि कौन से एनाइन की शेप में ज़्यादा चेंज आ जाता है और कौन से एनाइन की शेप में कम चेंजेस आते हैं। तो जिस एनाइन की शेप में ज़्यादा चेंजेस आते हैं तो वो जल्दी परेशान हो जाता है। सिंपल सी बात है, आपकी क्लास में एक बंदा तो है नहीं, आप 3-4 बंदों को उधर मचाते होंगे, ऐसा तो है नहीं मचाते होंगे, इम्पॉसिबल सी कंडीशन है, क्लियर है ना। तो जैसे अगर आप उधर मचाते हो तो 3-4 वैरायटी के आपके यहाँ स्टूडेंट्स आपके दोस्त होते ही होंगे। एक ऐसा है जो बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, एक ऐसा है उसको कितना ही बोलो, इतना ढीठ कहते हैं उन्हें, बहुत ज़्यादा ढीठ, उसको कुछ भी बोलते रहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एनाइन की तो टाइप है कि बट आपकी पावर सेम है, कैटाइन की पावर सेम है। मैं जितनी शैतानी से उसे परेशान कर रहा हूँ उतनी शैतानी से दूसरे को, अब उन पे डिपेंड करता है वो कितने बेशरम या ढीठ है, क्लियर है। एक तो बेचारा बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, दूसरा बहुत देर में, तो वही चीज़ है, कौन जल्दी परेशान हो रहा है कौन जल्दी नहीं। तो इन शॉर्ट कौन सा एनाइन जल्दी पोलराइज हो रहा है या ज़्यादा पोलराइज हो रहा है और कौन सा एनाइन ज़्यादा पोलराइज नहीं हो रहा। तो परेशान तो वो दोनों होंगे, मुझे क्या है, परेशान करने का काम मेरा है, पोलराइजिंग पावर वाला काम मेरा है, बट पोलराइज होने का काम तो एनाइन का है, तो वही चीज़ है। द टेंडेंसी ऑफ एनाइन टू गेट पोलराइज इज कॉल्ड पोलराइज एबिलिटी। तो परेशान होने का काम जिसमें जितना ज़्यादा है, तो इसके केस में एनाइन की शेप में जो जितना ज़्यादा एनाइन चेंज होगा उसकी पोलराइज एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। अच्छी बात है, हमें तो करना ही है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर देख रहे हो। कोवेलेंट कैरेक्टर में काम होना ही चाहिए, एनाइन को शेप चेंज करनी पड़ेगी और कैटाइन को उसकी शेप चेंज करानी पड़ेगी, तभी तो पार्शियल ओवरलैपिंग आएगी, तभी तो कोवेलेंट कैरेक्टर देखेगा, क्लियर है। तो इसी पे टिप्पणी करी थी, तो वही लास्ट में लिख दिया है, इसी फिनोमिना को हम पोलराइजेशन, तो वही लिखा है, द डिस्टॉर्शन ऑफ एनाइन बाय कैटाइन इज नोन एज पोलराइजेशन। तो वो फिनोमिना जिसमें कैटाइन एनाइन की शेप में चेंजेस ला देता है या एनाइन को पोलराइज कर देता है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं पोलराइजेशन, उस फिनोमिना को हम कहते हैं पोलराइजेशन, क्लियर है। तो द डिस्टॉर्शन ऑफ एनाइन बाय कैटाइन, तो डिस्टॉर्शन हो रहा है किसका, एनाइन का, किसके द्वारा, कैटाइन के द्वारा, उस पूरे फिनोमिना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। मेरे ख्याल से आना चाहिए, सिंपल सी कंडीशन है, मैं कर रहा हूँ परेशान, दूसरा बंदा हो रहा है परेशान, तो मेरी शैतानी वाली पावर और उसकी परेशान होने वाली ताकत, क्लियर है। तो मेरे पास क्या है, पोलराइजिंग पावर, उसके पास क्या है, पोलराइज एबिलिटी, क्लियर है। सबके पास अपनी अपनी वैरायटी होती है। अब ऐसे तो है नहीं केवल मैं ही हूँ, मेरे साथ के और भी है, तो वो उनकी मेरे से भी ज़्यादा परेशान करने की पावर है, मैं जितना परेशान नहीं कर पाता हूँ इनको, वो मुझसे भी ज़्यादा करते हैं, तो अब वो कैटाइन की कैटेगरी चलेगी, परेशान होने की कैटेगरी है एनाइन की, तो परेशान करने की कैटेगरी, पोलराइज करने में पोलराइजिंग पावर क्यों, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैटाइन, और उसकी हम क्या देखते हैं, पोलराइजिंग पावर। और एनाइन परेशान होता है, डिस्टॉर्ट होता है, डिफॉर्म होता है, तो हम उसकी पोलराइज एबिलिटी देखते हैं, दैट्स इट, इतना ध्यान रखना है। कैटाइन तो पोलराइजेशन कराता है और पोलराइज होता कौन है, एनाइन, हाँ या ना, तो वही लिखा है उस फिनोमिना, द डिस्टॉर्शन ऑफ एनाइन, मतलब जब एनाइन क्या होगा, पोलराइज होगा, किसके द्वारा, कैटाइन के द्वारा, उस फिनोमिना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। अब बात आती है, सर आपने ये तो पोलराइजेशन पे डिस्कशन किया, फजान्स रूल कहाँ है? फजान्स रूल ये रहा, कंडीशन फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर। फजान्स रूल असल में कंडीशन बताता है कब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, कब कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। अभी तक मैंने बेसिकली आपको पोलराइजेशन समझाया कि कैटाइन अट्रैक्ट करता है, एनाइन डिफॉर्म होता है, पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन, जिस पर फजान्स ने अपने अपने रूल्स पुट करे हैं, जिसमें फजान ने अपना ज्ञान दिया है कि इस कैरेक्टर को देखो आप, तब आपको वहाँ पे पोलराइजेशन से समझ में आएगा कहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा है, कहाँ पे ओवरलैपिंग कम है। जिस केस में पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे कैटाइन एनाइन ज़्यादा ओवरलैप करेंगे, जिस केस में पोलराइजेशन कम होगा वहाँ पे कैटाइन एनाइन कम ओवरलैप करेंगे। तो यही तो फजान समझाने की कोशिश कर रहा है, यही तो फजान्स रूल बताएंगे। तो ये कंडीशन और कुछ नहीं, फजान्स रूल ही है, ये जो कंडीशन समझाऊंगा वो और कुछ नहीं, फजान्स रूल। तो फजान्स ने अपना एक स्पेशल रूल तो दे ही दिया, फजान्स के अकॉर्डिंग पोलराइजेशन ज़्यादा होने का उसने बता दिया आपको कब ज़्यादा होती है। उसने एक कंडीशन तो बताई दी, स्मॉल कैटाइन एंड लार्ज एनाइन, क्लियर है, ये फजान्स रूल ही है, स्मॉल कैटाइन एंड लार्ज एनाइन, यही दो वर्ड फजान्स रूल है मेन, क्लियर है। यही इसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन होता है। ये जो मैंने आपको बनाया है बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन कंडीशन है, जब पोलराइजेशन मैक्सिमम होती है। कैटाइन जितना छोटा लोगे और एनाइन जितना बड़ा लोगे उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, और आपको पता है जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग, और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग तो उस आयनिक बॉन्ड में उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट नहीं बनेगा, कैरेक्टर बढ़ जाएगा। जैसे सपोज करो किसी में 50% 50 नहीं,
किसी में 10% कोवेलेंट कैरेक्टर है, किसी में 40% कोवेलेंट। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया? और ज़्यादा हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, क्योंकि उस कंडीशन में पोलराइजेशन ज़्यादा हुआ, क्योंकि उसका कैटाइन बहुत छोटा, एनाइन बहुत बड़ा, तो कैटाइन के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, उस एनाइन को वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो भी जाएगा एनाइन। तो उस कंडीशन में पोलराइजेशन ज़्यादा, ओवरलैपिंग ज़्यादा, फिर कौन सी कंडीशन? कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। किसमें? आयनिक बॉन्ड में। तो ये सारी चीज़ आयनिक बॉन्ड के बारे में चल रही है। यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूँ सब आयनिक बॉन्ड की बात, क्योंकि कैटाइन एनाइन किस में होते हैं? आयनिक बॉन्ड में ही होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में तो कभी कैटाइन एनाइन नहीं पढ़ाते, बट यहाँ पे ये कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि कंडीशन है आपके यहाँ कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो उसी को ही तो एक्सप्लेन करता है फजांस रूल। फजांस ने अपना रूल दे दिया कि कैटाइन कैसा चाहिए? स्मॉल, एनाइन कैसा चाहिए? बिग, बड़ा एनाइन, लार्ज एनाइन। अब वही कंडीशन समझाने जाऊंगा, जिस कंडीशन को उसने यहाँ पे अपनी 2 लाइन में लिख दिया है। अब उसको डिटेल में भी तो पढ़ाना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। तो अब असल में अब एक्चुअल फजांस रूल शुरू हो रहा है। कंडीशन फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर, ये फजांस रूल ने ही एक्सप्लेन किया है। ये सारे फजांस रूल चलेंगे अब, ठीक है बच्चों? तो ध्यान से सुनना। तो कंडीशन ऑफ या कंडीशन फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे, ठीक है ना? फजांस रूल शुरू हो रहा है अब, इंपॉर्टेंट वाला जो मेन कंडीशन डिटेल में समझा रहा हूँ। तो फजांस रूल के अकॉर्डिंग 2 चीजें देखनी है आपको, एक कैटायन एक एनायन, सिंपल सी कंडीशन है। फजांस रूल के अकॉर्डिंग आपको 2 चीजें के हिसाब से पोलराइजेशन, क्योंकि फजांस रूल ने सारे अपने रूल्स पोलराइजेशन के लिए दिए। फजांस रूल ने बताया किस कंडीशन में पोलराइजेशन ज्यादा है, किस कंडीशन में कम है। तो सिंपल सी बात, जिस कंडीशन में पोलराइजेशन ज्यादा उस कंडीशन में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, किसमें? आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड में। इसी तरीके से ये फजांस ने एक्सप्लेनेशन दिया। अब 2 ही चीजें कैटायन और एनायन के बेसिस पे दिया होगा। तो कंडीशन फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर एक्सप्लेन करी किसने? फजांस रूल के अकॉर्डिंग। अभी रूल बिल्कुल समरी में लिख दूंगा, ठीक है ना? तो क्या सबसे पहले हम देखेंगे कैटायन के हिसाब से। तो फजांस ने कैटायन को किस रूप में देखा कि ऐसा कैटायन कितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखेगा। तो फजान के हिसाब से सुनना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। फजान के हिसाब से फजान के दिमाग में एक ही बात बैठी थी कैटायन के केस में। कैटायन को देखते हुए उसने एक ही बात दिमाग में बिठा रखी थी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वाला साहब। कैटायन के रिस्पेक्ट में फजान के दिमाग में एक ही बात बैठी हुई थी, क्या? फजान्स के अकॉर्डिंग कैटायन के रिस्पेक्ट में एक ही दिमाग में बात बैठी हुई थी, क्या? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब उसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, ठीक है ना? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बोली है मैंने ये, तो सुनिएगा। तो कैटायन की हम देखते क्या है? पोलराइजिंग पावर, कि ये कैटायन, जैसे सपोज करो मैं कैटायन हूं, कि मैं उस एनायन को कितना चेंज कर सकता हूं, कितना उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर सकता हूं अपनी वजह से, जिससे उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आए। सिंपल सी बात, मैं अपनी पावर को देखूंगा कि मैं उस बच्चे को कितना चिता सकता हूं और दूसरे बच्चे को कितना चेंजेस ला सकता हूं। मैं उसे परेशान करूंगा, करता रहूंगा, उसमें चेंजेस आते हैं। सिंपल सी बात, मैं कैटायन हूं, वो एनायन है, मैं उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करूंगा बहुत ताकत से, तो उसके स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी आ जाएगी, वो पोलराइज हो जाएगा। तो मेरी पावर देखी जाएगी क्या? कि मैं उसके इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट कर पा रहा हूं। तो वही पावर को हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर। तो कैसा चाहिए हमें कैटायन? अब किस टाइप के, ये फजांस रूल ने ये बताया हमें टाइप ऑफ कैटायन कैसे सेलेक्ट करना है पोलराइजेशन के लिए। तो असल में कैटायन, ऐसे कौन से कैटायन हैं जो ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखते हैं अपने पास, ठीक है ना? तो सुनना, एक ही कैटायन है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मतलब पहला कैसा कैटायन का रूप चाहिए हमें चाहिए स्मॉलर द कैटायन हायर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। तो छोटा पैकेट, जितना छोटे से छोटा कैटायन ले पाओ आप, उतना छोटे से छोटा कैटायन लीजिएगा। जितना छोटे से छोटा कैटायन आप यूज कर पाए, उतना आप छोटे से छोटा कैटायन यूज करिएगा। क्लियर है? क्या बोला? स्मॉलर द कैटायन हायर इज द पोलराइजिंग पावर। जितना छोटे से छोटा कैटायन हो पाए, उतना छोटे से छोटा कैटायन यूज करिएगा। तो स्मॉलर द कैटायन हायर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। 10 सिंपल सी बात, कोवेलेंट कैरेक्टर इज मैक्सिमम। सिंपल सी बात, तो कैटायन जितना ज्यादा पोलराइज करेगा पोलराइजेशन के लिए तो उतना ही फायदेमंद है। जितना अच्छे से उस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा उसमें डिफॉर्मिटी आएगी, उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तीनों चीजें, कैटायन के पास क्या? पावर, वो उस एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, उसमें डिफॉर्मिटी लाएगा, मतलब उसको पोलराइज करेगा। जितना ज्यादा वो पोलराइज होगा, उतनी ज्यादा पार्शियल ओवरलैपिंग होगी। कंप्लीट नहीं होती, पार्शियल होती है। जितनी ज्यादा पार्शियल ओवरलैपिंग, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। खत्म बात, यही तो बोल रहा हूं मैं। तो इन शॉर्ट अल्टीमेटली डायरेक्टली डिपेंड कराऊं ना, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर कैटायन की, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर।
तो सपोज करो 3 केटाइन बनाए मैंने, ये बड़े साइज का, छोटे और सबसे छोटे। तो ये वाला जो केटाइन होगा, ये जो छोटे साइज का केटाइन होगा, इसके पास होगी मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर, मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर। और जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो वही तो बोल रहा हूँ, छोटा पैकेट। क्लियर है? अभी बड़ा धमाका आएगा चार्ज के रिस्पेक्ट में, बड़ा धमाका इन कंपैरिजन टू चार्ज। तो छोटा पैकेट तो समझ में आ गया होगा, साइज छोटा चाहिए। तो केटायन की इमेज क्या थी फजांस के दिमाग में, कि वो छोटा होगा, छोटा पैकेट की फॉर्म में होगा। क्लियर है? तो जितना छोटे से छोटा केटायन ले सके उतनी अच्छी उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। क्लियर है? तो मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर किस केटायन की होगी, जिसका साइज छोटा होगा। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल देखना चाहें तो देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सबके केटायन बना दिए, Li+, Na+, K+, Rb+। तो पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम है लिथियम की, मिनिमम है रुबिडियम की। क्लियर है? तो पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम है लिथियम की और मिनिमम है रुबिडियम। साइज छोटा पैकेट चाहिए हमें। कैसा पैकेट चाहिए? छोटा साइज का केटायन चाहिए। कैसे साइज का केटायन चाहिए? छोटे साइज का केटायन। अब दूसरी इमेज क्या बना रखी थी केटायन के रिस्पेक्ट में, तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट तो इजीली क्लियर होगा। अब भी नहीं आया तो फिर नहीं आ सकता भाई, इससे सिंपल नहीं कर सकता मैं। ठीक है ना? एक और एग्जांपल, मतलब दूसरा इमेज किसकी? केटायन की। किसके दिमाग में? फजांस के दिमाग में। क्या? हायर द चार्ज, बड़ा धमाका करेगा जितना ज़्यादा चार्ज होगा। हायर द चार्ज ऑन केटायन, हायर इज द पोलराइजिंग पावर। तो साइज छोटा, चार्ज ज़्यादा, मतलब पैकेट छोटा, उसके अंदर धमाका बहुत सारा, मतलब उसके अंदर चार्ज बहुत सारा है। तो हायर द चार्ज, हायर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। 10 सिंपल सी बात, कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम। तो ये दोनों तो डायरेक्टली चलेंगे ना, मेन चीज़ इसकी है। तो साइज कैसा था केटायन का फजांस के अकॉर्डिंग? छोटा चाहिए। और चार्ज कैसा चाहिए? उसे ज़्यादा चाहिए। चार्ज कैसा चाहिए? उसे ज़्यादा चाहिए। क्लियर है? चार्ज तो दोनों के रिस्पेक्ट में हमें ज़्यादा चाहिए होता है, चाहे केटायन देखें चाहे एनायन देखें। बट केटायन के लिए स्पेशली मुझे पसंद है, इसलिए बोलता हूँ। साइज छोटा, चार्ज ज़्यादा, साइज छोटा, चार्ज ज़्यादा। तो छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। तो सिंपल सी बात, एक कंडीशन देते, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे? एल्यूमिनियम पे। अब आप साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ भी सबसे छोटा इसी का ही है। पीरियड सेम पीरियड के मेंबर है और लेफ्ट टू राइट साइज घटता है और चार्ज बढ़ गया, डेफिनेटली दिख रहा होगा आपको। तो इस कंडीशन में Al+3 का चार्ज मैक्सिमम, तो इसकी पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी मैक्सिमम। तो सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज़्यादा Al+3। क्लियर है? तो जितना साइज छोटा और जितना चार्ज बड़ा उतना अच्छा वो पोलराइजिंग पावर होगा, या उतना अच्छा वो केटायन होगा फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर, फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो केटायन का तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका, सिंपल सी कंडीशन। ठीक है ना? अब एक स्पेशल कंडीशन और है केटायन के लिए, एक कभी कभी एक्सेप्शनली आ जाते हैं, ऐसा लगता है वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं होता। एक स्पेशल कंडीशन है केटायन के लिए और, अगर बाई चांस ये वाली कंडीशन आ जाए तो इसको भी दिमाग में रख के चलना है आपको। क्वेश्चन में देखते हो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं इसमें। ठीक है ना? जो तीसरी कंडीशन है वो डी ब्लॉक के केटायन के लिए स्पेशली, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती उम्मीद कर रहा हूँ कर लेंगे। ये स्पेशल कंडीशन बट भूलना नहीं है, दिमाग में रखना है। कौन सी कंडीशन? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये होती क्या? ये रही, इसको कहते हैं हम स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जब वैलेंस शेल में आपके 18 इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ NS2, NP6 एंड ND10, इसको कहते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस नहीं है, स्यूडो नोबल गैस है। आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्लियर है? तो वही लिखा है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, PNGC शॉर्ट में लिख दिया है। क्लियर है? आगे मैं PNGC बोलता चलूंगा। ठीक है ना? स्यूडो नोबल गैस किसमें कितने इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं? 18। तो वही बोला है, ऐसे केटायन जिनके पास स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तो उसमें तो भाई पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा भयंकर पोलराइजिंग पावर मिलेगी। तो वही लिखा है द केटायंस हैविंग PNGC कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। द केटायंस हैविंग स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हैव एक्सेप्शनली हाई पोलराइजिंग पावर। कैसे केटायंस? ऐसे केटायन जिनके पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशन मिले। अभी कौन से दिखाऊंगा एग्जाम्पल में, टेंशन की बात कोई नहीं। तो ऐसे केटायंस जिनकी कैसी मिलती है? PNGC, मतलब स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उनकी पोलराइजिंग पावर कैसी होती है? हाई होती है। कैसी होती है उनकी पोलराइजिंग पावर? हाई होती है। और मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। सिंपल सी बात है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है केटायन की, परेशान ज़्यादा कर रहा है वो एनायन को, तो डेफिनेटली
कोवेलेंट कैरेक्टर उसका ज़्यादा होगा, डेफिनेटली कोवेलेंट कैरेक्टर उसका ज़्यादा होगा। तो वही लिखा है। ऐसे केटाइन जिनके पास PNGC है उनकी पोलराइजिंग पावर एक्सेप्शनली बहुत है और उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम देखने को मिलता है। क्लियर है? चले आगे। ऐसे सर एग्जाम्पल बताओ, बिल्कुल बताते हैं। सबसे प्यारा एग्जाम्पल कॉपर और जिंक का, उनसे रिलेटेड अपने आप आ जाएंगे। कॉपर और जिंक का, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन देख लो बच्चों, बचपन से पढ़ता है ना, जिसको नहीं पता है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर सुन ले जाके, कॉन्फ़िगरेशन दिखाए हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। इसको पूछने की हिम्मत भी मत कर लेना मुझसे कि 3d10 और 4s1 क्यों किया, जान से मार दूंगा मैं, सिखा चुका हूँ बहुत बार। क्लियर है? हाँ है ना? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। असल में हमें क्या था 3d9 4s2, बट d10 इज अ फुली फिल्ड सबशेल, दैट्स वाई फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी s का इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला जाता है। ठीक है ना? तो ये कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। अब कॉपर मेटल है ना, ये तो एलिमेंटल स्टेट में हमें क्या बनाना है इसका कैटायन, एक प्लस चार्ज निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो अब क्या बन गया Cu+। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, क्या बची लास्ट की बच जाएगी 4s1 गायब हो जाएगा, 3s2 3p6 एंड 3d10। मेरे ख्याल से ये यही कॉन्फ़िगरेशन है ns2 np6 एंड nd10। आई थिंक सो आ गया होगा आपको। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? PNGC। कौन सी? PNGC। एक्सेप्शनल केस है। कैसा केस है? एक्सेप्शनल केस है। क्लियर है? तो इस टाइप के कैटाइंस के लिए जिनके पास कौन है? PNGC है। कौन है? PNGC। इनकी पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम होती है, सॉरी हाई होती है, और कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, भूल जाते हैं बच्चे जल्दबाजी में, तो इन चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। तो कैटायन के केस में एक स्पेशल केस हो रहा है, PNGC का केस, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे कैटायन जिनके पास ये मिलती है, कौन? माँ नहीं, PNGC। क्लियर है? हाँ या ना? PNGC है इनके पास। कौन है? PNGC, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, जिसमें NS2 है, NP6 है, ND10 है। तो इस टाइप के कैटाइंस की पोलराइजिंग पावर एक्सेप्शनली हाई होती है और कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम मिलता है। अब सर इसकी तरह और भी है, बिल्कुल है। और देखो भाई कौन है, और इसकी तरह हम एक सिल्वर और गोल्ड भी देखते हैं, बिल्कुल इसी की तरह डिट्टो भाई सिल्वर और गोल्ड, क्योंकि कॉपर के नीचे सिमिलर ग्रुप में आता है सिल्वर और गोल्ड। तो सिल्वर और गोल्ड में हमें आउटर मोस्ट में ये मिलता है और गोल्ड में ये मिलता है, तो वही कॉन्फ़िगरेशन है, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है, बस आउटर मोस्ट वाली बदल जाती है 4 और 5, क्योंकि उसी के जस्ट नीचे के ग्रुप मेंबर्स हैं। तो Ag+ और Au+ का भी सेम केस है। कौन सा केस? PNGC। ये मत रट लेना, उसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। पता लगी मास्टर के सामने बोलो सर PNGC है, हमारे सर ने PNGC बताया, तो पता लगी वहाँ पे कह रहा है भाई क्या है PNGC, क्या पहली फुर्सत में ही कहेगा गेट आउट। क्लियर है? तो याद कर लेना फुल फॉर्म भी, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? तो उसे भी तो लगे अच्छे से सीख के आए हम लोग। ठीक है ना? तो ये हाई पोलराइजिंग पावर एंड मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। क्लियर है? हाँ या ना? तो कॉपर प्लस की तरह Ag+ और गोल्ड प्लस भी क्या एक्सेप्शनली हाई पोलराइजिंग पावर और मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं। तो ये तो बात हो गई सर कॉपर सिल्वर गोल्ड की। अब सर ऐसे ही एक और कोई और एग्जाम्पल है? बिल्कुल है, जिंक का। देखो जिंक का केस और है, जिंक का केस और है, ध्यान रखना भाई, जो केस है वही बता रहा हूँ, उसका एक्स्ट्रा कुछ नहीं। जिंक का केस देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। क्लियर? 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2। ये हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन जिंक की। अब मुझे 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, तो मैं कैसे भी करके इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गायब कर रहा हूँ। गायब करें तो मैंने क्या बना लिया? Zn+2। क्या बना लिया? Zn+2 बना लिया। तो बचा क्या? 1s2 2s2 2p6, बच के क्या आ गया? 3s2 3p6 एंड 3d10। कौन है ये? PNGC है। कौन है ये? PNGC। तो डेफिनेटली इसके भी पोलराइजिंग पावर एक्सेप्शनली हाई होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा। खत्म बात। तो जैसे कि कॉपर में दिखा था, पर वहाँ पे हमने कॉपर +1 बनाया था, पर जिंक के केस में हमें +2 बनाना पड़ता है। दिख रहा होगा कॉन्फ़िगरेशन से समझ गए होंगे, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन हटाने, इसीलिए +2 बनाना पड़ेगा, तभी तो PNGC आएगा। और PNGC आएगा तो पोलराइजिंग पावर हाई आएगी और कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम आएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम आएगा। पोलराइजिंग पावर हाई आएगी और कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम, दैट्स इट, सिंपल सी कंडीशन है।
अब सर जिंक के अलावा भी बिल्कुल है भाई, कौन कौन, जिंक के ग्रुप मेंबर उठा लो, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, तीनों एक के नीचे एक होते हैं, जिंक के नीचे कैडमियम, कैडमियम के नीचे मरकरी। तो जब हमने जिंक +2 PNGC लिखा है, ऐसे कैडमियम +2 PNGC कुछ नहीं, इस वाले नंबर में एक एक बढ़ा दो आउटरमोस्ट, 4s2 4p6 4d10, इसी तरीके एक और बढ़ा है 5s2 5p6 5d10, खत्म बात। जिंक, कैडमियम, मरकरी, पर सबके इन तीनों के +2 वाले। तो ये कौन सी कंडीशन के एग्जाम्पल है, PNGC के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, PNGC के एग्जाम्पल है। इनके एक्सेप्शनली हाई पोलराइजिंग पावर है और मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे ना साइज देखते हैं, ना चार्ज देखते, केवल PNGC देखते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। बट आपस में भी कंपेयर करोगे तब आप साइज को देख सकते हो। अगर जिंक, कैडमियम, मरकरी में देखना है तो जिंक की ज़्यादा होगी, क्योंकि मरकरी और कैडमियम इतना कंपेरिजन नहीं रहता, मरकरी से तो ज़्यादा ही होगी और कैडमियम से। क्लियर है पोलराइजिंग पावर जिंक की अगर देखेंगे तो। बट और किसी से कंपेयर कराएंगे तो PNGC डोमिनेट करता है। कौन डोमिनेट करता है, PNGC। एक्सेप्शनली हाई होती है, इनका कोई मुकाबला ही नहीं है भाई इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो कैटायन के केस में आपको दो चीज़ दिमाग में रखनी है, एक तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब साइज छोटा चार्ज ज़्यादा, और दूसरी कंडीशन क्या, PNGC। कौन सी कंडीशन, PNGC कंडीशन, क्या, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। तो ये तो बात हो गई फजान्स के अकॉर्डिंग कैटायन। तो फजान ने अपने दिमाग में कैटायन की इमेज कैसी बना रखी थी वो मैंने समझा दिया। अब बात आती है भाई एनाइन। अब आपने परेशान करने वाले को तो देख लिया, अब जो परेशान हुआ उसको तो देखो, हाँ है ना, मैंने तो कर दिया उसे परेशान, अब उससे भी तो जाके पूछो कितना परेशान हुआ, ज़्यादा हुआ कि कम हुआ। तो अब भाई जब कभी क्लास में लड़ाई हो जाती है तो मैडम एक पक्ष को सुन के ख़त्म कर देती कि दोनों, जनरली कुछ बच्चों के केस में तो एक ही पक्ष को सुन के ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ही ऐसे उद्यमी। क्लियर है, उनका तो होगा ही रोल, तो इसीलिए। बट जनरली दोनों पक्ष सुने जाते हैं, दोनों एंड्स देखे जाते हैं। ये नहीं कि धागे का एक ही एंड पकड़ लिया, दूसरे एंड पे मतलब ही नहीं है क्या बैठा है कौन बैठा है। तो भाई जो पोलराइज कर रहा है आपने उसे देख लिया, अब जो पोलराइज हो रहा है उससे भी तो जाके पूछो कैसा कैरेक्टर होना चाहिए तेरा, कि जिससे अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर आए या ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आए। कंप्लीट नहीं आ सकता 100%, ज़्यादा आ सकता है। तो अब भाई एनायन के ऊपर चल रहे हैं जो खुद पीड़ित है, जो खुद डिफॉर्म हुआ है, जो खुद डिस्ट्रॉट हुआ है, जो पोलराइज हुआ है, जो पोलराइज हुआ है, तो उसी को देख रहे हैं हम। ठीक है ना। तो वही लिखा है मैंने, एनायन में क्या होगा, पोलराइजेशन होगा एनायन का। पोलराइज करेगा कौन, कैटायन। तो एनायन का क्या होगा, पोलराइजेशन। तो वही देखेंगे। तो हमें एनायन कैसे चाहिए, बड़ा, क्या। अब यहाँ पे उल्टा केस है, साइज भी बड़ा और चार्ज भी बड़ा। इसमें कुछ केस अलग है, कैटायन का केस अपने साथ रखना है। एनायन के केस में साइज भी बड़ा और चार्ज भी ज़्यादा, तो बड़ा पैकेट बड़ा धमाका, ये फर्क चलता है बस एनायन में। वहाँ पे चलता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यहाँ पे चलता है बड़ा ही पैकेट है और बड़ा ही धमाका। क्लियर है। साइज भी एनायन का हमें ज़्यादा चाहिए और उस पर चार्ज भी ज़्यादा चाहिए, तो इतना ध्यान रखना बस यार, हाँ या ना। इतना सिंपल करके बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुन लो अभी बात, बहुत बढ़िया चीज़ दे रहा हूँ, गुरु मंत्र। छोटा पैकेट बड़ा धमाका फॉर कैटायन, बड़ा पैकेट बड़ा धमाका फॉर एनायन, दैट्स इट। ठीक है ना। तो एनायन के केस में पोलराइजेशन देखो, तो लार्जर द एनायन हायर इज पोलराइजेशन, मतलब पोलराइज एबिलिटी भी लिख सकते हो आप। तो जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज़्यादा उसकी शेप में चेंजेस आएंगे, उतना ज़्यादा उसकी शेप में चेंजेस, मतलब वो उतना ज़्यादा ही पोलराइज होगा। उस छोटा सा कैटायन उस बड़े एनायन को ढंग से अच्छे से उसकी शेप को डिफॉर्म करा लेगा। तो वही लिखा है, तो जितना ज़्यादा बड़ा एनायन होगा उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजेशन होगी, तो उतना ही ज़्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर निकल के आएगा। तो उस कंडीशन में उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर निकल के आएगा। तो साइज कैसा चाहिए, बड़ा, तो मतलब पैकेट कैसा हो गया इसका, बड़ा। तो एनायन देखो दो बना रखे, एक छोटा एक बड़ा, तो बड़ा एनायन की पोलराइजेशन ज़्यादा, मतलब पोलराइज एबिलिटी भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो ठीक है। मैक्सिमम पोलराइजेशन इसी का हुआ होगा, या आप मैक्सिमम पोलराइज एबिलिटी भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए, मतलब वही है। ठीक है ना। मैक्सिमम पोलराइजेशन इसका होगा, ज़्यादा डिफॉर्म स्ट्रक्चर इसका होगा, पोल्स जल्दी और अच्छे इसमें बनेंगे ना कि इसमें। तो मैक्सिमम पोलराइजेशन इसका हुआ है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसी की वजह से ज़्यादा आएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसी टाइप के एनायंस की वजह से ज़्यादा आएगा। तभी तो फजान ने अपनी डेफिनेशन में लिखा था, स्मॉल कैटायन अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अ बिगर एनायन। तो वही तो कंसेप्ट है भाई। कैटायन में क्या, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एनायन में क्या,
बड़ा पैकेट एंड बड़ा धमाका। क्लियर है? बड़ा पैकेट मतलब उसका साइज बड़ा, क्यों? उसकी पोलराइजेशन पावर तभी ज़्यादा होगी। क्लियर है? सॉरी, पोलराइजेशन उसका तभी ज़्यादा होगा, ना कि पावर। पावर हमेशा कैटायन की देखी जाती है। क्लियर है? तो मैक्सिमम पोलराइजेशन बड़े एनायन का होता है, ना कि छोटे। तो इसीलिए कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा निकल गया। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ या ना? फिर कल बाहर आई आंटी नहीं लिखा मैंने बस। क्लियर है? तो F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। सबसे बड़ा साइज किसका? इसका। सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन किसका? इसका। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसकी वजह से? इसकी वजह से। दैट्स ऑल। इतना दिमाग लगाना है। अगर मेरे पॉइंट सुन रहे होगे तो मेरी स्पीड की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड है भी नहीं। 4 बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ। क्या? फूटे कुल्लड़ बारात आई, या फिर कल बाहर आई आंटी। क्लियर है? तो साइज इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। तो आई का साइज एनाइन है भाई, साइज बड़ा, पोलराइजेशन ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम। 3 पॉइंट याद रखने। जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा पोलराइजेशन, उतनी ज़्यादा उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर आई केस में। खत्म बात। इतना याद रखना है आपको। पोल लिख दिया है मतलब पोलराइजेशन या पोलराइज एबिलिटी। दैट्स इट। तो एनाइन का कैसा इमेज है उसके दिमाग में? बड़ा एनाइन होना चाहिए, बहुत बड़े साइज का। कैटाइन का कैसा? फुद्दू सा, छोटू सा। क्लियर है? अब भाई साइज को देख लिया, अब चार्ज को दे देखें। चार्ज भी जैसा कैटाइन में देखा गया वैसे ही। तो कैटाइन छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एनाइन बड़ा पैकेट बड़ा धमाका। इतना याद रखना, ठीक है ना? ये मत कर देना कि उसका अपोजिट बड़ा पैकेट छोटा धमाका, ये नहीं होता। जितना उसका साइज जितना बड़ा चाहिए उतना ही उसमें चार्ज भी अच्छा चाहिए हमको। क्लियर है? तो देखिएगा दूसरा पॉइंट। तो साइज तो देख लिया, बड़ा है तो मतलब बड़ा पैकेट है। चार्ज कैसा होना चाहिए? चार्ज हाई होना चाहिए। तो हाइयर द चार्ज ऑन एनाइन, रुकना एक सेकेंड रुकिएगा। हाइयर द चार्ज ऑन एनाइन, मैक्सिमम इज इट्स पोलराइजेशन, दस कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम। क्लियर है? तो जितना ज़्यादा चार्ज एनाइन पे होगा उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजेशन होगी, उतना ज़्यादा वो कोवेलेंट कैरेक्टर करेगा। तो इन शॉर्ट, बड़ा पैकेट और बड़ा धमाका, मतलब उसका साइज भी बड़ा होना चाहिए, उसका चार्ज भी ज़्यादा होना चाहिए। तो एक एनाइन ये रहा, एक एनाइन ये रहा। देख, साइज भी बड़ा है इसका और इससे ज़्यादा चार्ज भी इसमें है। तो मैक्सिमम पोलराइजेशन और मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। कंफर्म बात हो गई होगी। अब भी नहीं आया तो छोड़ देना भाई, कभी नहीं सीख सकते। अब भी नहीं आया, इतने सिंपल पॉइंट्स करके भी नहीं आया तो नहीं आ सकता। हाथ जोड़ के मेरी आपसे गुजारिश है, पढ़ना छोड़ दो। क्लियर है? अब भी नहीं आया तो भाई फिर नहीं सीख सकते। किताबों में ये चीज़ें थोड़ी होंगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, भाई कहाँ से मिलेगी ये सारी चीज़ें? याद रहने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि बकर बकर करके जा रहा हूँ। पढ़ो इन्हें ढंग से, याद करो इन चीज़ों को। क्लियर है? कैटाइन कैसा चाहिए? छोटा, चार्ज उसके अंदर ज़्यादा, तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एनाइन कैसा चाहिए? बड़ा, चार्ज कैसा चाहिए? ज़्यादा, तो बड़ा पैकेट बड़ा धमाका। दैट्स ऑल। पोलराइजेशन मैक्सिमम होगा। क्या होगा? पोलराइजेशन मैक्सिमम। दोनों चारों कंडीशन लगा दो एक साथ। पोलराइजेशन कैसा? मैक्सिमम। पोलराइजेशन मैक्सिमम तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो इन शॉर्ट, उस आयनिक कंपाउंड में या उस आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आपको मैक्सिमम दिखेगा। यही था फजान्स रूल, यही था फजान्स रूल। क्लियर है? तो वही दिखा रहा हूँ। तो ये दोनों कंफर्म होंगी। तो अब इनकी समरी बनाते हैं, तो ध्यान से सुन लो। अब मैं केवल कोवेलेंट कैरेक्टर दिखा रहा हूँ, आयनिक को भाड़ में जाने दो। कोवेलेंट देखो, कोवेलेंट पे बात करी थी फजान ने, आयनिक उसने ही बनाया था बाद में भी, तो ध्यान से सुनना। पहले कोवेलेंट देखो। कैटाइन कैसा चाहिए? छोटा। एनाइन कैसा चाहिए? बड़ा। तो कैटाइन में पूरी कंडीशन, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो छोटा पैकेट, हाइयर द चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनाइन। ठीक है? चार्ज कैसा कैटाइन का? ज़्यादा। स्मॉल कैटाइन हाई चार्ज, एनाइन लार्ज एनाइन हाई चार्ज। क्लियर है? तो कैटाइन कैसा? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो चार्ज तो दोनों में ही ज़्यादा है, कैटाइन ले लो चाहे एनाइन, पर साइज दोनों के अलग है। कैटाइन कैसा? छोटा, एनाइन कैसा? बड़ा। बस 2 टर्म याद रखो यार। कैटाइन के केस में छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब बड़ा धमाका का मतलब होता है चार्ज। खत्म बात। क्लियर है? पैकेट मतलब होता है उनके साइज से। तो कैटाइन कैसा? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कैटाइन का साइज छोटा लिखा है और उसका चार्ज ज़्यादा लिखा है। एनाइन में साइज बड़ा लिखा है और उसका चार्ज ज़्यादा, वो भी लिखा है। ठीक है? तो दोनों कंडीशन फेवरेबल है फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर। एक स्पेशल कंडीशन और है कैटाइन की, वो और लिख दी मैंने। ये वाला पॉइंट, 4th पॉइंट कैटाइन के लिए इस कंडीशन में। ठीक है ना? PNGC, अगर हमें PNGC मिलती है, स्यूडो नोबल गैस, कॉपर प्लस Ag प्लस Au प्लस Zn+2 Cd+2 Hg+2, यही 4-5 एग्जाम्पल है, रटे होने चाहिए। तो इनमें PNGC कंडीशन मिलती है, तो एक्सेप्शनली इनकी पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम है और इसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो एक्सेप्शनल कंडीशन याद रखनी है आपको। क्लियर है? अब पूछते हैं बच्चे, सर एनाइन पे तो आओ। बिल्कुल आते हैं भाई, क्यों नहीं आएंगे? क्लियर है? हाँ या ना? एनाइन पे आ रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। एनाइन हमें कैसा चाहिए? कुछ मत याद करो, इसको याद कर लो, इसका ऑपोजिट कर दो।
बस, और कुछ नहीं करना। अगर दिमाग है, भगवान ने दिया है तो खर्च करो। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए जब ये है तो आयनिक के लिए तो डेफिनेटली इसको अपोजिट। देखो कोवेलेंट ने क्या बोला, कैटाइन कैसा, स्मॉल, आयन में आयनिक कैरेक्टर में कैटाइन कैसा, लार्ज। याद ही मत करो उसे, इसे याद रखो, उसको ऑपोजिट कर दो, इतना तो कर लोगे भाई पेपर में, इतना भी नहीं कर पाओगे, लिख लेना जब इसके क्वेश्चन आते हैं ये सारी चीजें। एनाइन कैसा कोवेलेंट में, लार्ज, इसमें कैसा एनाइन, स्मॉल। चार्ज कैसा इसमें, हाई चार्ज, इसमें चार्ज कैसा, लो चार्ज आएगा, ठीक है, कैसा चार्ज, लो चार्ज। तो बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर चलते हैं आयनिक और कोवेलेंट के। कोवेलेंट रटने का तरीका मैंने सिखा दिया, रटना क्या है समझ में आ ही गया होगा यार, सिंपल करके बताया है, अब भी नहीं आया तो बहुत दिक्कत है, क्लियर है। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका फॉर इट्स कैटाइन, बड़ा पैकेट बड़ा धमाका फॉर इट्स एनाइन, और पीएनजीसी कंडीशन, 3 तो रटने हैं यार, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। पोलराइजेशन समझाना था वो मैंने समझा दिया। कैटाइन ने एनाइन को डिफॉर्म किया, उसको उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट किया, तो एनाइन के शेप में डिफॉर्मिटी आई, वो पोलराइज हुआ, पार्शियल ओवरलैपिंग हुई, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, और इसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाता है किसमें, आयनिक बॉन्ड में, दैट्स इट। ये आपका था फजान्स रूल और उसकी पोलराइजेशन पावर, क्लियर है। और पोलराइजेशन दोनों कंसेप्ट मिक्स कर दिया। असल में मेन काम क्या था, हमें ये देखना था कि उस आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ तक मैंने उसका पूरा कंसेप्ट समझा दिया, सारी ट्रिक्स बता दी हैं, क्लियर है। अब फजान्स रूल पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको मैं अगले सेशन में लेता हूँ, क्लियर है। यहाँ तक मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, फजान्स रूल के सारे रिलेटेड फॉर्मूलेज, सारी उसकी ट्रिक्स कि पोलराइजेशन और कोवेलेंट कैरेक्टर किस तरीके से डिपेंड करता है डिसाइड करने में कि किसी पर्टिकुलर आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो कैटाइन का नेचर, एनाइन का नेचर, सारी चीजें कंफर्म करा चुका हूँ, क्लियर है। तो अब अगले सेशन में हम लोग फजान्स रूल पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और फजान्स रूल इतना बेहतरीन टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाता, वो घुमा के क्वेश्चन बनाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता उस पर, बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से फ्रेम करके बनेगा। और उसी चीज को मैं आपको अगले सेशन में ही पूरा डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि वो भी डिटेल्ड क्वेश्चन है, उनको समझाने के लिए भी मुझे टाइम चाहिए, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सारी चीजें कंफर्म होंगी। तो अगले सेशन में अपन लोग डिस्कस करेंगे फजान्स रूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्लियर है। तो अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को बच्चों जरूर सब्सक्राइब करें, क्लियर है। तो अगले सेशन में फजान्स रूल से रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे अपन। तब तक ढंग से इसको रिवाइज कर लें, नोट डाउन कर लें कॉपी में, और इस सारे कंसेप्ट को याद कर लें, क्लियर है बच्चों। तो अगले सेशन में मिलता हूं, थैंक यू वेरी मच।